अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज टैक्स फ़ाइल करने की आखिरी तारीख़ थी जो गुज़र चुकी है, और इस उम्मीद के साथ कि शायद मामूल के मुताबिक अब की बार भी इस तारीख़ में कुछ तोसी कर दी जाएगी। वैसे तो तोसी का लफ्ज़ बड़ा ही काबिल नफ़रत होता जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी टैक्स फाइलर जो हैं उनकी सहूलत के लिए माजी में भी होता रहा है और अब भी शायद हो जाएगा। इसके अलावा भी हुकूमत ने जो IMF के साथ हाल ही में मुआहदा किया है, उसके बाद ख़बरें ये हैं कि अवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, महंगाई में भी इजाफ़ा होगा, जो बज़ाहिर अभी हाल ही में पता चला कि उसके अदाद शुमार सिंगल डिजिट पे आ गए हैं। पेट्रोल की कीमतें भी नीचे जा रही हैं। इस सब के बावजूद भी जो ओवरऑल मुल्की माशी सरगर्मियाँ हैं उनमें कोई इस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। इन सारे माशी मामलात में क्या सूरत हाल है और इस महाज के ऊपर क्या हो रहा है, इसके लिए आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमने ज़हमत दी है जनाब अली परवेज़ मलिक को, जो रहनुमा है नून लीग के और वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना हैं। परवेज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि टैक्स के हवाले से आपकी हुकूमत ने बड़े सख्त ऐलानात किए हैं और नॉन फाइलर्स की जो कैटेगरी है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म होगी, अब नॉन फाइलर की कोई शनाख्त नहीं है। और किस किस्म की पाबंदियां आप सोच रहे हैं जो अमली तौर पे आप नाफिज भी कर सकेंगे पाकिस्तान जैसे एक माहौल में? मती साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि नॉन फाइलर की जो टर्म है ना, ये तो पहले भी शायद हमारे मईशत के अंदर जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से मौजूद नहीं थी। इसके पीछे जो सोच थी ना वो ये थी कि आप लोगों को थोड़ा सा ये मोटिवेट करें कि जी आपको इंसेंटिव है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं तो आपको जो जुर्माना या जो फ़ीस है वो कम हो जाएगी। तो ये एक मतलब नज जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, हल्का सा धक्का लगाना कि आप फाइलर बन जाएंगे, उसकी तरफ था। पर इसके पीछे जो बुनियादी सोच थी ना वो ये थी कि आपकी जो सारी की सारी कंजम्पशन है वो डॉक्यूमेंट हो जाए। क्योंकि मती साहब देखें, आज तकरीबन 500 अरब की विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन हो रही है जिनको हम नॉन फाइलर्स कहते हैं उनके नाम के ऊपर, और उसके सामने कोई शख्स अपनी रिटर्न जमा करवा के उसका बेनिफिट नहीं ले रहा। तो इसके पीछे जो बुनियादी सोच थी ना, जो शायद इस पिछले 4-5 साल के सफ़र के अंदर कहीं खो गई, वो ये थी कि हम उस डेटा पॉइंट के जरिए उस शख्स तक पहुंचे और उसको मजबूर करें कि भाई तुमने प्रॉपर्टी भी खरीदी है, तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो अपनी फाइल क्यों नहीं, अपनी रिटर्न क्यों नहीं जमा करवा रहे हो। तो हमने वो काम क्योंकि नहीं किया तो हमने इसको एक रेवेन्यू के तौर पे समझ लिया कि जी हम जुर्माना बढ़ाते जाएं और लोगों को कहें कि ठीक है तुम इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते रहो। तो ये तो जिस महकमे की मैं नुमाइंदगी आपके सामने करने आ रहा हूँ उसकी नालायकी है, और मुझे इसमें तस्लीम करने में कोई उसमें दो राय नहीं है। अगर हमने वो डेटा पॉइंट को इस्तेमाल करके उनको फाइलर बना दिया तो आज ये हमारे मईशत के अंदर मौजूद ही ना होता। क्या इक़दाम सोच रहे हैं? देखें, अब हमें बेसिकली दोनों काम करने हैं। एक तो ये है कि हमने इस बजट के अंदर, आप जानते हैं, वो नॉन फाइलर्स का जो जुर्माना या जो फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई, इस हद तक बढ़ाई कि वो मजबूर हों कि वो अपनी रिटर्नें फाइल करें, और जिसकी तरफ कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इशारा भी किया, उनकी फाइलिंग बहुत बढ़ भी गई है, तकरीबन दुगनी हो गई है। इसके साथ साथ थोड़ा सा इक़दाम बता देना एक आम आदमी के समझने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कितना मुश्किल होगा जी। अब दूसरा चीज़ ये हो रही है कि देखें, ये सारी की सारी जो विद होल्डिंग टैक्स के अंदर जो कंजम्पशन है ना, इसके ऊपर डेटा माइन किया जा रहा है कि मतीउल्लाह जान के पास कितने बच्चे इनके प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, कितनी दफ़ा बाहर जा रहे हैं, उसके ज़रिए एक इन्फोर्समेंट और टैक्सेशन के निज़ाम के मुताबिक आप देखेंगे नोटिस सर्व होंगे और इनको कटहरे में लाके खड़ा किया जाएगा। इसके साथ साथ अब ये चीज़ भी इस वक्त हमारे अपने दरमियान गुफ्तगू के अंदर चल रही है कि जी आप ये जो बड़ी बड़ी एसेट्स की परचेजेज होती हैं, जिसमें प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें गाड़ियाँ हो गई, जिसमें स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट हो गई, जो आपके जो साहिब हैसियत लोग जहाँ पे अपने वेल्थ को पार करते हैं, ये सारी चीज़ों को बंदिशें इनके ऊपर लगा दी जाएं और लोगों को मजबूर किया जाए कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएं। तो इसके ऊपर अभी हतमी फैसला होना है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा तफसीलात नहीं बता रहा था। पर देखें मती साहब, ये हमें एक चीज़ समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को आपने देरपा और जामे तरक्की देनी है तो आपको अपनी टैक्सेशन के निज़ाम को मॉडर्नाइज करना होगा। और ये 10% जो तकरीबन या 9% के करीब टैक्स टू GDP नंबर है, इसको मरहलावार हमें बढ़ा के 14-15% के ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये सारे इकदाम
उसी मकसद की तरफ स्टेप्स हैं आपके। ठीक है, तो ये कितना प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि एफबीआर का जो मौजूदा ढांचा है और जो उसकी कैपेसिटी है, क्या वो ये सब कुछ कर पाएगी जिसके बारे में आपकी हुकूमत अभी गौर कर रही है? देखें, ये तो सबसे आसान काम है कि आप पाबंदियां लगा दें और लोगों को मजबूर करें कि वो डॉक्यूमेंटेशन में, इसमें तो एफबीआर का बोझ कम हो रहा है। अच्छा। असल में जो एफबीआर का मकसद है वो तो ये है कि लोगों को उनकी कंजम्पशन और उनकी आमदनियों के मुताबिक टैक्सेशन के अंदर लेके हैं। मैंने तो उसके ऊपर अपनी खामी पहले ही तस्लीम कर ली। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब की गुजारिश के ऊपर जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसने $4 मिलियन की तकरीबन ग्रांट दी है। उसके मुताबिक मैकिंजी जो दुनिया का सबसे बड़ा कंसल्टेंट है वो आज एफबीआर में पिछले 3 महीने से बैठ के ये सारी की सारी डेटा एनालिटिक्स करके हमें डायरेक्शन दे रहा है कि जी ये वो तबके हैं, ये वो सेगमेंट्स हैं जो टैक्स कम देते हैं या बिल्कुल नहीं देते और उसके ऊपर क्या पॉलिसियां तरतीब देनी चाहिए। तो इसको एक पूरे जामे प्रोग्राम की शक्ल के अंदर अभी जब वजीर आज़म साहब आएंगे आप देखेंगे अपनी इस्लाहात का एजेंडा वो लेकिन इससे बेसिक कानूनी सवालात नहीं पैदा होंगे, इंसानी हकूक के ऊपर इश्यूज नहीं उठेंगे, आप लोगों की ट्रैवल करने पे पाबंदी लगाएंगे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, तो इसके लिए कोई नई कानून साजी भी करनी पड़ेगी, फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज किया जाएगा, क्या करेंगे आप? देखें, बंदिशें और ये जो भी फैसले होंगे इसके लिए तो नई लेजिस्लेशन आपको लानी पड़ेगी, पर मैं आपसे गुजारिश करूं वो तो जो आपकी कलेक्टिव विजडम असेंबली की होगी वहां पे ये चीजें बहस में भी आएंगी और वहां पे उसके मुताबिक हम लाएमल आगे लाएंगे। पर मतीउल्लाह जान साहब इस चीज के ऊपर तो हमें कोई नहीं रोकता ना कि अगर मतीउल्लाह जान साहब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और उन्होंने फीसें जमा कराई हैं जिसके सामने विद होल्डिंग टैक्स जमा हुआ है, या मतीउल्लाह जान साहब ने 20 लाख रुपए पे अमेरिका जाने की अपनी बिजनेस क्लास की टिकट ली है, या उन्होंने होंडा सिविक करोड़ रुपए की खरीदी है, या उन्होंने डिफेंस में 5 करोड़ का घर खरीदा है, उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जमा कराया, उस डेटा को इकट्ठा करके मतीउल्लाह जान साहब के पास आना और उनको ये कागज देना कि आपने ये खर्चे किए, बताएं आपकी आमदनी किधर है, इसके ऊपर तो कोई बंदिश नहीं है ना। तो मल्टी फैसेटेड जो आप रिकॉर्ड की बात है ना, ये तो डाटा है ना, ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हमारे बड़े तादाद में ऐसे सियासतदान हैं जो अपने नाम पे तो कुछ भी नहीं रखते और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं जो उनके नाम पे नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखें, आपका जो बेनामी जो असासा जात हैं उनके ऊपर तो कानून साजी पहले हो चुकी है, उसके ऊपर भी अमल दरामद जी। देखें, अब उसमें तो हमारी अपनी नालायकी है ना जी, उसके ऊपर आप तो अगर बड़ी आसानी से नालायकी तस्लीम कर लेते हैं, आपको पता है इसका नुकसान कोई नहीं होगा। देखें, मेरा ख्याल है जो आज सारा ध्यान, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं, मैं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं उनकी तरफ से अपने ऊपर डाल लेता हूँ जी सारे का सारा। पर मसला वाला तो है नहीं सर, बात यह है कि हमें अगर इस निज़ाम को अब आगे लेके इसका किबला दुरुस्त करना है ना, तो हमें ज्यादा अगली स्क्रीन की तरफ देखना होगा। अगर हम पिछले शीशे के अंदर देख के अपनी खामियों को तलाश करते रहेंगे ना, तो 70 साल में पाकिस्तान जिस मरले में पहुंचा है ये किसी एक की करने की वजह से नहीं, इसमें हम सब कसूरवार हैं। अब ये बताएं कि ये जो 5 वजारतें बंद कर रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 5 वजारतें हम बंद कर देंगे, तो इनके बंद करने का फ़ायदा कितना होगा? क्योंकि बज़ाहिर तो उन्होंने ये नहीं बताया कि इनके मुलाजमीन का क्या किया जाएगा, वो सरप्लस पूल में चले जाएंगे, तनख्वाहें लेते रहेंगे, मुराद लेते रहेंगे। आपकी हुकूमत करना क्या चाह रही है? सिर्फ वजारतें बंद कर देने से काम हो जाएगा या मुलाजमीन का भी कोई फैसला करना पड़ेगा? देखें, हमारी हुकूमत चाह रही है कि जी फिस्कल कंसोलिडेशन, जिसको माशी इस्तेहकाम कहते हैं, उसको लेके हैं। अब उसको समझने के लिए मतीउल्लाह जान साहब, आपने पहला जो सवाल किया वो था कि टैक्स रेवेन्यू किस तरह बढ़ाना है। अब उसके बाद फिस्कल कंसोलिडेशन या खसारे के ऊपर काबू पाने का साथ साथ ये भी मतलब है कि आप अपने अखराजात को भी ठीक करें, उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन और वो जो सारा नुकसान हो रहा है वो एक अपनी जगह चल रहा है। मैं आ गया, अब मैं आपसे खर्चे बता रहा हूँ कि आपकी हुकूमत के हैं क्या, ताकि आपको पता चले। सर मुझे ये बताएं कि इन वजारतों को जो बंद करेंगे उसके मुलाजमीन का क्या होगा? देखें, इनके मुलाजमीन के लिए इस वक्त एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी हुई है जो इनके सेवरेंस पैकेज का जो इंतज़ाम है उसके ऊपर गुश्तो शनीद कर रही है कि जी बैठ के आपने इनको क्या रेम्यूनरेशन के पैकेज देने, जिनके ऊपर इंक्वायरियाँ नहीं है, जिनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी रिएक्शन नहीं हो चुका हुआ। और ये भी इस वक्त वो सोचा जा रहा है कि जी अगर ग्रेड 1 से 4 के जो मुलाजमीन हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक महकमे में है कि दूसरे महकमे में है, अगर एक महकमा उसके अगेंस्ट हायरिंग कर रहा है तो इनको आप उनको उन महकमों के अंदर पार्क कर दिया जाए और उनकी भी जो अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है प्रोटेक्ट कर ली जाए। तो हम हर चीज़ को देखते हुए इसको एक अच्छे अंदाज में आगे लेके चल रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब, पर गुजारिश ये है कि वफाकी हुकूमत को चलाने का खर्चा तकरीबन 700-800 अरब का। कौन सी वजारतें वैसे? देखें, वो तो डॉक्यूमेंटेड है ना जी। कौन सी है जरा आप देखें, इसमें
अच्छा, अब छन्नी जो चलनी है ना जी, ये जो सारी सैनिटरी टेस्ट होना है, ये अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्रीज होगा। ठीक है। जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इतवार को तकरीर भी की है, उसमें उन्होंने आपको बताया कि इसको बाइट साइज रखने के लिए, क्योंकि अगर हम इंतजार करेंगे कि सारी मिनिस्ट्रियों के अंदर जिनके साथ 100 डिपार्टमेंट अटैच है, अगर हम सबको इकट्ठा अनाउंस करना चाहेंगे तो वो तो कभी भी नहीं होगा। तो हम इसलिए रैंडमली जो आई हैं, खास तौर पे वो जिनके सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं, ताकि वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा मौजूद है कि जी आप वहां पे फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उनको टेकअप किया गया। बट द सेम प्रोसेस विल रन अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। और कल भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर मीटिंग रखी हुई है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के, उसके ऊपर टेकअप करें। कश्मीर अफेयर्स की बात हो चुकी है, सैफरॉन की होगी है, हेल्थ रेगुलेशंस की होगी है, बट दिस इज इमटेरियल। दिस प्रोसेस विल रन फॉर ऑल द मिनिस्ट्रीज। चलें, दिस प्रोसेस विल रन फॉर ऑल द मिनिस्ट्री। ये बताएं कि ये जो एनएफसी अवार्ड के हवाले से IMF ने भी आप लोगों पे कोई शर्त आयद की है कि इसको भी रीनेगोशिएट किया जाए प्रोविंसेस के साथ, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम, और कितना आसान होगा आपके लिए सूबाओं को इस हवाले से एतमाद में लेना? क्या इसके लिए आनी तरमीम भी करने को तैयार है वफाकी हुकूमत? देखें, अब अगेन मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि मकसद हमें सामने रखना है। मकसद है माशी इस्तेहकाम। आज होता क्या है, लेकिन आईन और कानून के मुताबिक ही होगा। जी बिल्कुल, मैं तो आपके पास आ रहा हूं, कोई आईनी तरमीम उस पर सोच रहे हैं? मैं आपको देखें, हमने मकसद क्या हासिल करना है, उसके रस्ते जो हैं वो आपके सामने मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। एक आईनी तरमीम का हो गया, एक NFC के रोल बैक का हो गया, उसके अलावा भी तो चीजें हैं। तो इस आईनी तरमीम में आए ये NFC के हवाले से भी कोई बात होगी? इस वक्त जो आइडिया है वो ये है कि जी आप फिस्कल पैक्ट अपना सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान जो इम्बैलेंस है, कि वफाक में आपको छोटी सी मिसाल दे वो रीनेगोशिएट करेंगे NFC। आप नहीं, जरूरत नहीं है ना जी, मैं आपसे जो बात करूं अगर आप मुझे कंप्लीट करें। देखें, सोशल प्रोटेक्शन अब किसकी जिम्मेदारी है? सूबों की जिम्मेदारी है ना। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, वफाकी हुकूमत जो है 600 अरब की रिकॉर्ड एलोकेशन कर रही है बिस्प के ऊपर। आपको पता है इस्लामाबाद आपका जो शहर है उसके अंदर कितनी आबादी है जो उसकी रेसिपिएंट्स है? 1%। तो मुझे बताएं, क्या ये खर्चा वफाकी हुकूमत को उठाना चाहिए जब उसका 8000-9000 अरब का अपना खसारा हो? तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि को शेयरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स की, जो वफाकी हुकूमत के नहीं है, कि रेवेन्यू आपके पास ही जाएगा NFC के मुताबिक, बट आप अपना जो सोशल प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है वो तो उठाएं। चलें, अगर वो पूरी नहीं उठानी तो हमारे साथ फेज़ अंदाज के अंदर काम कर लें। इसी तरह आप देख लें, कर्जा जो है, जो आप 8000 अरब का तकरीबन आप सूद भरते हैं जो कर्जे के सामने, क्या वो सारे का सारा कर्जा जो है वो वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के लिए लिया है या बाकी के सारे मुल्क के अंदर भी उससे आपकी तरक्याती काम हुए हैं? तो को शेयरिंग एंड एक फिस्कल पैक्ट की, नेशनल फिस्कल पैक्ट की बात हो रही है, जिससे आप बैलेंस को इंप्रूव करेंगे। 18वीं तरमीम में सूबाई हुकूमतों को जो सूबाई वसाइल के ऊपर कंट्रोल दिया गया था, जो शेयर दिया गया था, उसमें भी तब्दीली लाएंगे आप? नहीं, उसके ऊपर कोई, उसका तो एक प्रोसेस है ना जी। आप आज आइन के अगर तरमीम करनी है, NFC को आपने कोई रद्दोबदल करनी है, वो नंबर्स तो हैं, वो तो कंसल्टेशन के साथ होंगे, बट सूबाई हुकूमतों की मुशावरत के साथ हम सिर्फ एक फिस्कल पैक्ट और नेशनल पैक्ट की बात कर रहे हैं। और ये अमल शुरू कर दिया गया बिल्कुल सारे सूबाई हुकूमतों के साथ एडवांस्ड स्टेज के ऊपर ये गुफ्तगू है, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल टैक्स की हुकूमत तावन कर रही है। बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर से राब्ते में बिल्कुल राब्ते के अंदर हैं, और वो भी एहसास रखते हैं कि माशी इस्तेहकाम जो है इस तरह से आगे नहीं चल सकता। बड़ी अच्छी बात है, आपको भी एहसास है कि वो भी एहसास रखते हैं। जी बिल्कुल। जनाब वली परवेज मलिक, वज़ीर ममलिकत बराए खजाना, हमारे साथ थे। साफी प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट और फाइनेंस के रिपोर्टर सैयद मेहताब हैदर। वेलकम बैक। हमारे इस सेगमेंट के मेहमान सैयद मेहताब हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट, फाइनेंस के रिपोर्टर। कुछ देर पहले ही हमने अली परवेज़ मलिक का ये इंटरव्यू इकट्ठे ही देखा है। मेहताब हैदर साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, सबसे पहले तो जो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी सोच रहे हैं, तो कितनी काबिल अमल होंगी ये जितनी भी पाबंदियाँ के बारे में ये सोच रहे हैं? ट्रैवल पे पाबंदी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी और दूसरी चीज़ों के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट से लेकर गाड़ियाँ ख़रीदने पे, प्रॉपर्टी ख़रीदने पे ये पाबंदी लगाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन्हें लेजिस्लेटिव चेंजेस लानी पड़ेंगी, और वो लेजिस्लेटिव चेंजेस लाने के बाद एक वीक गवर्नमेंट जो है वो क्या इतना पॉलिटिकल प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगी, ये वो सवालिया निशान है। चूँकि मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस मुल्क का हल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है, लेकिन अगर पिछले 70 सालों को देख लें आप, तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग जनरल मुशर्रफ के ज़माने में नहीं हो सकी। तो है तो बहुत अच्छा, वे फॉरवर्ड है भी यही,
लेकिन सवाल ये है कि क्या इन इक़दामात पे ये अमल दरामद करने के काबिल होंगे। एक बात मैं और कर देना चाहता हूँ, अभी आपने देखा कि एक ताजर दोस्त स्कीम लेकर आए, बुरी तरह से वो नाकाम हुई, बुरी तरह से नाकाम हुई है। उसकी वजह ये है कि इस गवर्नमेंट का पॉलिटिकल जो वेटेज और जिस हिसाब से ये हुकूमत को चला रहे हैं, ये वो जो लोग जिनके पास शटर डाउन की पावर है उनको ये कंटेस्ट करने के उनके लिए तैयार नहीं है। तो ये जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या इनको अमल कर सकेंगे? और एक बात और मैं ज़रूरी, ये बड़ी ज़रूरी है, सॉरी, देखिए ये अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है जी, FBI नहीं कर सका। FBI से ज़्यादा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्यों? FBI को आपने ऑटोनॉमी नहीं दी हुई, उनके पास पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं है। चेयरमैन FBI कौन लगाता है? प्राइम मिनिस्टर। आप जब पॉलिटिकल बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स करेंगे और आप बहुत से लोगों को जो बेसिकली पोटेंशियल टैक्स डॉजर्स हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तो आपके पास क्या वो रेट ऑफ द स्टेट और जो स्टेट का मसल है वो किन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल, क्या अक्रॉस द बोर्ड इस्तेमाल करेंगे या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए? लेकिन स्टेट के मसल के हवाले से हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ भी बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और ताजरों के साथ मुलाकातें करते हैं और उनके सामने खुल के बात भी की जाती है। तो आपको लगता नहीं है कि आर्मी की इंटरवेंशन और आर्मी की असिस्टेंस के साथ ये जितनी रिफॉर्म्स हैं और ख़ास तौर पे रिटेलर्स पे टैक्स के हवाले से या ताजरों के किरदार के हवाले से ये काबिल अमल हो सकेंगी? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि $1 मिलियन क्वेश्चन है और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। उसकी वजह ये है कि कब तक आप सैलरीड क्लास से या मैन्युफैक्चरर, वो भी जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और बड़ा सेक्टर है, आप उनसे कब तक एक इतने रेट्स के ऊपर टैक्स लेते रहेंगे? अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान में अभी आप देखें तो रिटर्न फाइलर्स का नंबर तो ये हुकूमत कह रही है कि बढ़ रहा है, लेकिन 7.5 लाख हो गया। पहले पिछले साल 3.5 लाख से बढ़ के अब 7.5 लाख इंक्रीज हुई है, जो इंक्रीज और 3.2 मिलियन टोटल हो गए हैं जी। 3.6 को अभी क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन आपको पता है पिछले साल 5 मिलियन लोगों ने रिटर्न फाइल की। 1.6 मिलियन रिटर्न फाइलर्स ऐसे थे जिन्होंने नल या नील इनकम शो की है। वो रिटर्न इसलिए फाइल करते हैं कि उन्होंने गाड़ी खरीदनी होती है या कोई प्लॉट खरीदना होता है या उन्होंने अपने आप को एक क्लीन चिट दिलवानी होती है। तो हल तो यही है कि आप कंजम्पशन को देखें। अगर मेरी इनकम और कंजम्पशन के दरमियान मिसमैच है, मैं शो कम कर रहा हूँ, अखराजात ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ लैकूनास भी हैं। लेकिन वो लैकूनास क्या? मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकेगी? आर्मी भी उनके साथ है, आर्मी चीफ भी इस बात पे बार बार जोर दे रहे हैं। देखिए, ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये पाकिस्तान में आज तक नहीं हो सका। जनरल मुशर्रफ ने, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, सर्वे निकाला था, सर्वे शुरू किया था, शटर डाउन हुआ था और अल्टीमेटली उन्हें बैक ट्रैक करना पड़ा था। लेकिन ये आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है और मुस्तकबिल का सवाल इसलिए भी है कि आप सैलरीड क्लास का खून कब तक चूसते रहे। चलिए, ये तो एक सवाल आपने बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन ये मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल। इसके लिए आपको पूरी तरह से सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। अच्छा, ये अली परवेज मलिक साहब ने ये भी बताया कि एक US फर्म है मैकेंजी के कंसल्टेंट्स हैं, मैकेंजी, वो अभी भी FBI में बैठे हैं और वो सारे रिफॉर्म्स को, रीस्ट्रक्चरिंग को सजेस्ट कर रहे हैं। तो कितना ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, मसला ये है कि मैकेंजी जो है वो एक कंसल्टिंग फर्म है। उनको बेलिंडा गेट फाउंडेशन और करंदाज, एक पाकिस्तानी एक NGO है, उसके थ्रू एक जो है उसकी फंडिंग हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छी अंग्रेज़ी लिख लेने से अच्छा प्लान नहीं बनता। मैं यहाँ पे ये बताऊँ आपको कि वो लिख तो वो रहे हैं और प्रेजेंटेशनें वही बना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो FBI के अपने ऑफिसर्स हैं उनकी अपनी मेहनत भी बड़ी शामिल है। चैलेंज जो FBI का है और स्टेट का है पूरी का, वो ये है कि डेटा तो है,
उस डेटा को हमने कन्वर्ट करना है इनटू टैक्सेबिलिटी, उससे टैक्स कितना लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक। ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्फोर्समेंट पे आ जाता है, इन्फोर्समेंट पे। अब ये बताएं, ये जो वज़ीर ख़जाना मुमलिकत ने ये बताया कि इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ बंद होने जा रही हैं, तकरीबन सारी मिनिस्ट्रीज़ का जायज़ा लिया जाएगा, तो एक सेफरेंस पैकेज जो है डेवलप किया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कितने लोग जो हैं एक्चुअली उनकी सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी? देखें, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसके मुलाजमीन की जो सिविल मुलाजमीन है, इसमें से तमाम इन्होंने मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो देखना है, और ख़ासकर उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, डिवॉल्व जो 80th अमेंडमेंट के तहत डिवॉल्व हो गए थे। अच्छा, अब हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत ये करने की कोशिश कर रही है कि उनमें से बहुत से मुलाजमीन को हम सरप्लस पूल में डाल देंगे। मैं आपको यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की मिसाल देना चाहता हूँ। इन्होंने देखा कि उसके बहुत से मुलाजमीन जब रोड्स के ऊपर आए तो ये बैक ट्रैक कर गए। देखें, मसला फिर वही है, आपकी जब वीक गवर्नमेंट हो और आपने एक कोलिशन गवर्नमेंट चलानी हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पैकेज मंजूर करवाना हो, तो क्या आप, और उस टाइम जब पीटीआई रोडों के ऊपर हो, तो क्या आप और लोगों को अपनी उनकी जॉब से फारिग करके उन्हें इजाज़त देंगे कि वो रोड्स के ऊपर आए? लेकिन इसका हल ये है कि आप सरप्लस पूल के अंदर उनको डालेंगे या जहाँ जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको आप फिल कर लेंगे। बुनियादी सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखिए, एनएफसी अगर आप इसको चेंज करें कंसेंसस के साथ हो सकता है। हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत ये कर रही है कि फॉर इंस्टेंस हायर एजुकेशन कमीशन है, हायर एजुकेशन कमीशन को ये कह रहे हैं कि प्रोविंसेस उसकी जो स्पेंडिंग है सारी वो प्रोविंसेस को शिफ्ट कर दी जाए। जो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स हैं बिस पे या बाकी, वो सूबों के साथ जो है वो, अच्छा, बहुत से प्रोजेक्ट्स जो सूबाई नेचर के हैं वो आप सूबों को देना चाहते हैं। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से, पार्लियामेंटेरियंस के लिए 75 अरब रुपया रखा हुआ है, वो तो काम नहीं कर रहे आप। वो किस मकसद के लिए? वो उनकी स्कीम्स के लिए जो SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम है वो आप काम नहीं कर रहे। आप उसको काम नहीं कर रहे तो मैं कैसे समझूं कि आप एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहते हैं? ये बहरहाल पॉलिटिक्स भी साथ साथ चलनी है। बिल्कुल। और फिर कुछ हुकूमतों को तो MNAs की, MPs की बहुत मदद चाहिए। आजकल बहुत मदद चाहिए। एक एक वोट कीमती हो जाता है आजकल। 5 और 3 की वोट यहाँ पे तो बस नहीं चलता, वरना अदलिया से भी कुछ लोग आके वोट डाल जाए आईनी तरमीम के लिए। मगर फिर भी बहुत शुक्रिया सैयद मेहताब हैदर। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे PTI की रहनुमा शानदाना गुलजार से और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट साकिब बशीर से, क्योंकि अदालती महाज भी बहुत गर्म है और आज भी 63A के हवाले से नज़रसानी केस की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो गैर हाज़िर थे, बल्कि उन्होंने एक ख़त लिख दिया है। इस तमाम मामलात पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PTI की रहनुमा MNA शानदाना गुलजार और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। शानदाना, आपकी इजाज़त से पहले हम साकिब से कुछ अपडेट ले लें। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हंगामा खेज किस्म की समाअत रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने एक और ख़त लिख दिया है और एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के फैसलों पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। और ख़ास तौर पर जो 63A का नज़रसानी बेंच है, जिसमें मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट को पार्टी अदायात के बरखलाफ वोट जो देना था वो शुमार ना करने का जो फैसला है उस पर दोबारा जायज़ा लिया जा रहा है। यानी कि वोट अब ये भी इम्कान है कि शुमार हो सकता है। तो आज तो जस्टिस मुनीब नहीं आए, उनकी कुर्सी खाली रखी गई और मामला कल तक चला गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा बेंच की सरबराही कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ये क्या जल्दी क्या है चीफ जस्टिस साहब को? आज नहीं तो कल क्यों? और आज मामला क्या था आपके ख्याल में? जस्टिस मुनीब क्यों नहीं बैठे बेंच पे? एक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट भी है, तो टाइम भी कम है किसी लिहाज से। क्लॉक इज टिकिंग। तो उमूमी तौर पर तो ये होता है कि अगर बेंच में कोई रिक्यूज़ कर दे जज, तो फिर जो चीफ जस्टिस कहते हैं ठीक है अब हम कमेटी के सामने रखेंगे, तो कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी तो दोबारा केस जो है वो फिक्स होगा। लेकिन यहाँ आज से कल तक जो है वो रखा गया है।
तो इसमें जल्दी भी लग रही है। मगर ऑर्डर में ये था ना कि अगर जस्टिस मुनीब को मनाने की कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने न माना तो कल नई जो है बेंच बन जाएगा, कोई जस्टिस मुनीब की जगह किसी और को लाया जाएगा। तो क्या जजेस कमेटी का कोई इजलास होना था कल के बेंच के वाले? नहीं, वो ऑर्डर में ये था कि ये ऑर्डर जो है वो जस्टिस मुनीब के सामने रखा जाएगा, रजिस्ट्रार रखेंगे और उनको बताएंगे कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जो है वो बेंच में आ जाएं। तो अब उनकी जानिब से हाँ या ना जो है वो होने के बाद ही कमेटी का इजलास होना है। तो ऐसे लगता है कि शायद उनको दिया गया हो ऑर्डर, आगे से उन्होंने अभी हाँ ना की हो और कमेटी का इजलास जो है वो मे भी कल जो है वो। जस्टिस मुनीब ने क्विकली ये बता दें कि ख़त में कहा क्या, उनका एतराज़ क्या था, और जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त से मामला शुरू हुआ। फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए जस्टिस मुनीब के कंडक्ट के हवाले से, लेकिन बजाय जस्टिस मुनीब ने तो अपने ख़त में जो अभी तक सामने आया है उन इल्ज़ामात का तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया, और उन्होंने कहा कि जो आइनी सवाल जस्टिस मंसूर ने उठाए थे, काजी फैसल साहब पहले उनका जवाब दें। जी, उसमें एक तो यही था ना कि आइनी सवालात, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में जस्टिस मंसूर अली शाह के उठाए गए सवालात को इंडोर्स किया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने जस्टिस ये मज़हर आलम मियां खेल एडहॉक जज हैं तो वो बैठ नहीं सकते, उस पर उन्होंने इतराज़ किया। और तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि 19 जुलाई की जो मीटिंग थी कि उसमें जो प्रपोज बेंच था चीफ जस्टिस ने प्रपोज किया था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे। और अब 23 सितंबर को चीफ जस्टिस ने खुद ही जो है वो उसमें प्रपोज बेंच था उसमें खुद ही तब्दीली जो है वो कर ली है। और एडहॉक जज के हवाले से उन्होंने एक हवाला भी दिया है कि शायद 27 या 28 जुलाई को कोई उनकी कन्वर्सेशन हुई जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा तीनों का कमेटी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तय हुआ था कि एडहॉक जज क्या करेंगे, तो वो तयशुदा था, इसके बावजूद उनको इसमें जो है वो शामिल कर लिया गया है। जी शानदाना, आपकी खातर, आपकी पार्टी की खातर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं, तो ये आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए आपकी पार्टी की नज़र नहीं आ रही। किस किस्म की आप सपोर्ट कर रही हैं अदलिया को, और क्या प्लान ऑफ एक्शन है? क्योंकि आज ही के दिन खबरें कुछ ऐसी आई हैं कि इमरान खान ने इस्लामाबाद डी चौक पे एहतजाज की कॉल दे दी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया मतिल्ला जान साहब और आपकी तवज्जो से आपके तमाम व्यूअर्स को और साकिब साहब को सलाम। देखें, काश अदलिया हमारे लिए लड़ती जब 9 अप्रैल को ये ड्रामा हुआ, काश उससे पहले जब ये ड्रामा हुआ, जब साइफर आया, काश अदलिया लड़ती तो शायद पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती कि हम 11% पे लोन्स ले रहे हैं बैरूनी आकाओं के कहने पे। हालांकि दुनिया में मार्केट में चाइना में 2% पे भी आपको लोन अवेलेबल था। तो मुल्क तो इसके ये हालात हो गए, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल। बट दोज आर सेपरेट इशू। लेट्स कम टू द जुडिशरी। जुडिशरी इसलिए लड़ रही है आपस में कि उनको जुडिशरी की इज्जत कायम रखनी है। ये अदालत तमाम पाकिस्तानियों के टैक्सेस से चलती है, मेरे राह के टैक्सेस से। किसी इंडिविजुअल की मिल्कियत हो ही नहीं सकती। और जो डील ऑफर हुआ, अनफॉर्चुनेटली हम तो असेंबली में थे, हमें तो एक एक बात पता चलती है कि डील ये ऑफर हुआ था किया तो काजी साहब को एक्सटेंशन दिया जाए क्योंकि बहुत आलिम फाजिल है और उनको 3 साल मजीद एक्सटेंशन दी जाए सुप्रीम कोर्ट में, या फिर उनको अकोमोडेट करने के लिए एक और अदालत बनाई जाएगी जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहेंगे। पता नहीं हमारे लोग क्यों पढ़े लिखे जाहिल हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, बट चले, लेट्स अज्यूम दिस आइडिया वाज अ ब्राइट आइडिया फॉर अ मोमेंट और ये बनने जा रही थी, तो फिर उसमें काजी साहब को ही लगाना है। तो क्या मुझे बताएं, 25 करोड़ की आवाम में और कोई भी बंदा नहीं है काबिल, फाजिल, ईमानदार, अच्छा कि वो बन सके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस। सो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पाकिस्तान में होता रहा है, जो हमारे बैरूनी आका हैं वो कभी हमें कामयाब नहीं देख सकते। ये तो आप मुझसे लिखा हुआ लेंगे 1947 से लेकर आज तक हमारी हिस्ट्री। शानदाना, मेरा सवाल ये था कि आपकी पार्टी इस हवाले से अदलिया की आज़ादी के लिए आपकी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है, इमरान खान की क्या स्ट्रैटेजी है, और क्या बाहर निकल रहे हैं, डी चौक में धरना करने जा रहे हैं, क्या फैसला हुआ है फिर? जी, अगर आपको याद है, सॉरी मैंने जवाब लंबा कर दिया मतीला जान साहब, बट आई थिंक कॉन्टेक्स्ट हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सब पे केसेस हो रहे थे, जब बाबर सत्तार इन पर्टिकुलर मेरा और उसका केस देख रहा था शहरियार अफरीदी का, जिसमें हम दहशतगर्द थे जो पता नहीं बम फाड़ रहे थे किसी अदालत में, स्पेशली मेरा लिखा था मिस्टर शानदाना गुलजार, ही इज अ टेररिस्ट, हैबिचुअल टेररिस्ट। तो पता नहीं हैबिचुअल टेररिस्ट कौन होता है। शानदाना, थोड़ी देर के लिए अगर अपनी जो माजी के तल्ख तजर्बे उनसे बाहर निकल आए तो मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग है पीटीआई की इस आईनी तरमीम के हवाले से और आईनी अदालत के हवाले से? देखें मतीउल्लाह जान साहब, मैं भी किसी की औलाद हूँ, मेरे पीछे भी कोई है, मेरा दादा नाना वो नहीं होंगे तो मैं तो नहीं हूँ। तो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू। बाबर सत्तार के साथ जो किया
जो करवाया गया, जो उसने फिर 6 जजों ने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन लिया? आई हैवंट सीन एनीथिंग। अच्छा, हमने क्या किया? तो हाई कोर्ट के जज शानदाना, आपकी पार्टी की क्या हिकमत अमली है? प्लीज आप इमरान खान की बताएं, बात करें, वो क्या सोच रहे हैं, बता रही हूँ, क्या पॉलिसी है? बता रही हूँ, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, बट आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम देंगे तो मैं बात करूंगी ना। थैंक यू। सो इसी तरह मैं हर अदालत में गई हूँ, हर केस जब हुआ है बाबर सत्तार साहब का, कियानी साहब का, इसी तरह जो अभी हमने जलसा किया था, जो जलसा एहतजाज में बदल गया, जो हमने पहुंचा था लियाकत बाग, वो जुडिशरी के लिए था, प्योर एंड सिंपल। आप देख लीजिएगा कि इसी जुडिशरी ने 1000 फैसले हमारे खिलाफ दिए, हमने कभी नून लीग की तरह कोर्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। सो जस्ट टू टेल यू कि अभी भी इंशाल्लाह जो डी चौक में हो रहा है, जो फैसलाबाद में हो रहा है, हमारे जलसे खत्म हो गए, जलसे पीटीआई के थे, अब जितनी भी एहतजाज हो रहे हैं, मियांवाली में हो रहे हैं, बहावलपुर में हो रहा है, फैसलाबाद में हो रहा है, ये सब के सब जुडिशरी के लिए हो रहे हैं। जुडिशरी हमारे साथ ना खड़ी हो, हम पूरे हैं, हम हर चीज पे खड़े होंगे। ठीक है। साकिब रशीद साहब, क्या खबरें अडयाला जेल में? आज इमरान खान ने भी मीडिया से जो बातें की, तो क्या खबरें अभी बाहर आई हैं? कुछ ऐसी खबरें थी कि बैरिस्टर गौहर अली जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनके ऊपर कोई इमरान खान साहब का ज़्यादा एतमाद नहीं है, ये क्या मामला? नहीं, असल में जो रावलपिंडी की रैली थी, जो एहतजाज था, उसमें क्योंकि अली अमीन गंडापुर पहुँचे नहीं थे और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है पीटीआई के और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं, और ये खबरें आई थी 7:15 बजे तकरीबन के जो एहतजाज वाला मामला है वो अब ख़त्म कर दिया गया। और उस वक़्त जो अली अमीन गंडापुर थे, अभी शायद इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे थे, और बाकी क़यादत भी कहीं करीब नहीं पहुंची थी, जो जगह है लियाकत बाग के। तो उस पर उन्होंने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया कि ये आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए था। और दूसरा फिर उन्होंने ये 4 अक्टूबर का आ रहा है कि 4 अक्टूबर के हवाले से कोई वो डी चौक की बात भी आई है कि डी चौक में करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में शायद इनके लिए मुश्किल हो, क्योंकि अभी लेजिस्लेशन भी आपको पता है की गई है दोबारा से फ्रेश, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर पीटीआई पे ही पहली जो होगी, ख़ास तौर पर कि बगैर इजाज़त के अगर आप एहतजाज करेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। फिर ये भी आज खबर आई है कि फेडरल कैबिनेट ने या कोई गवर्नमेंट जो है इस हवाले से भी सोच रही है कि जो इनके खिलाफ को बगावत का मुकदमा बनाया जाए, संजानी में तकारीर हुई हैं, और उसमें भी ये पता चला था कि जो ATA के लॉज हैं जो दहशतगर्दों के लिए उन्होंने बनाए थे, कि उसमें 90 डेज़ का एक्सटेंड कर दिया था कि जो रिमांड है तो 90 डेज़ में उनको कस्टडी रखा जा सकता है। तो उसके हवाले से भी ये खबरें हैं कि शायद इनकी गिरफ्तारियां अगर होंगी तो 90 डेज़ में रखा जा सकता है। अच्छा, क्विकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, कितना इम्कान है ये, ख़ासतौर पे 63A का अगर फैसला आ जाता है कल, और फैसला क्या होगा? वो आर्जी फैसला तो आएगा, स्टे ऑर्डर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुअत्तल हो सकता है, जिसमें कहा गया था कि जो मुनहरफ अराकीन हैं उनकी वोट शुमार नहीं होगी। तो अगर मुअत्तल होता है तो फिर ये वोट अगर शुमार हो जाती है तो इम्कान है कि पीटीआई के लोग टूट जाएंगे कुछ, और 2 अक्सरियत हुकूमत को मौलाना फजल रहमान के बगैर ही मिल जाएगी। ये सवाल वैसे आप शानदाना साहब वैसे ज़रूर कीजिएगा कि ये खबरें आई हैं कि जो उनके MNAs हैं और सेनेटर्स हैं उनको KPK में किसी जो वो हिफाजत में रखा गया है, ताकि ये मामला ना हो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से कोई बता दें कि पीटीआई के MNAs कितने महफूज हाथों में हैं, और सेनेटर्स भी क्या 2 अक्सरियत के चांस है कल अगर 63A का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में मुअत्तल हो जाता है? शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आई डोंट थिंक सो। हमारे माजरत के साथ दुश्मन हमारा बहुत ही नीच है। हमारी कुछ ख़वातीन है, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, वो इस वक्त फैमिली वे में हैं और उनको 2 दफ़ा लोग घर गए हैं, लॉजेस में उनको हरास किया है। तो पूरे ख़ानदान को, ख़वातीन हमारी मेंबर्स को, उनके बच्चों को हमें लाना पड़ा KP में, डिफरेंट इलाकों में, क्योंकि अब इस लेवल पे गिर गए कि औरतों पे भी हाथ उठाने को तैयार है, सिर्फ ताकि काजी साहब सारी उम्र यहाँ बैठे रहें। अब देखिए, ज़िंदगी मौत मेरा क्या पता चलता है, कल को मैं मर जाऊँ, कोई गारंटी के साथ नहीं आते या सर्टिफिकेट के साथ कि इतना हमने लंबा जिंदा रहना है। लेकिन पता नहीं है किस कॉन्फिडेंस पे ये चल रहे हैं कि जी काजी आ जाएगा और 3 साल बिलावल PM रहेगा और 3 साल मरियम रहेगी। आई डोंट नो व्हाट आर देयर प्लान्स, बट वी आर सेफ अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। लोगों को हमने छुपा के रखा हुआ है, अगर भी जबरदस्ती घर में घुसेंगे, उठाएंगे, टेलीफोन ट्रेस करेंगे, और उसके एंटी टेरर का केस। मजे की बात एक आपको बताऊं, अली अमीन ने तकरीबन 3 हफ्ते पहले कबायली जरगा किया था, और कबायली जरगे में सब लोग, मेरा भी इलाका आधा कबायली है, वो ये कंप्लेन कर रहे थे कि मैम जब फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी फोर्सेस हैं हमारे कबायली इलाकों में,
तो जब हम उनसे कहते हैं कि हमारे बेटे को स्ट्रेट शूट किया टेररिस्ट ने या अबडक्ट कर लिया, तो कहते हैं वहां पे एंटी टेरर की कोई शिक नहीं लगती टेररिस्ट पे, 107 लग जाती है, एंटी टेररिज्म की कोई शिक नहीं लगती, लेकिन पीटीआई का जोड़ता है उस पे सीधा शानदार। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी वक्त की कमी है और हमारे लिए भी बिल्कुल वैसे ही जैसे चीफ जस्टिस के लिए है। प्रोग्राम सहाफ़ी से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।